दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन में। आज की डेट है 26 जुलाई। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट मोशन के बारे में। देखिए ये मोशन आपके कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसका जिक्र किया गया है आपके लोकसभा के रूल बुक के अंदर, रूल 198 के अंदर। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कई बार आपको यूपीएससी में स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है। दूसरी चीज, अगर इसको इंट्रोड्यूस करना हो तो आपको क्या करना होगा। देखिए इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में ही, और इसमें भी आपको सपोर्ट चाहिएगा 50 मेंबर्स का, 50 एमपीज का। अदरवाइज आप इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ये पास हो जाता है आपके लोकसभा में, तो उस समय पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। इसे पास कराने के लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती। यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग की सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल सकता है। एक चीज यहां आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहा जाता है, उसको इंश्योर करता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। कहीं ना कहीं जब आपकी लोकसभा विश्वास खो देती है गवर्नमेंट के ऊपर, तो उस समय इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये पास हो जाता है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब ये कि ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता। अब जब आप इस मोशन को लेके आते हैं लोकसभा में, तो उस समय आपको कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। अगर इसे अडॉप्ट कर लिया गया, यानी इसे पास कर दिया गया, तो बस गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ट्राइबल आर्ट गैलरी के बारे में, जो कि स्टैब्लिश की जाएगी राष्ट्रपति भवन में। अब देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, इनको 1 साल कंप्लीट हो गया अपने ऑफिस में। ये पहली ऐसी हमारी प्रेसिडेंट हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने अभी अपने जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, यानी कि आप ये कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन, उसके अंदर 2200 स्क्वायर फीट का एरिया दिया है कि आप यहाँ पर एक गैलरी बना लीजिए, जिसका नाम रखा जाएगा जनजातीय दर्पण, यानी ट्राइबल मिरर। इसमें अलग अलग थीम्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे ट्राइबल स्क्रिप्ट्स के ऊपर, जिसमें हम गुंजला गौंडी के बारे में जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा थीम में ट्राइबल आर्ट्स को दिखाया जाएगा, जैसे डोकरा वगैरह। साथ में ट्राइबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती है, जैसे हिमा वगैरह, इनके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। अब ये तो कुछ थीम्स है। इसके अलावा कुछ और थीम्स के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हाउस होल्ड से रिलेटेड, ताकि हम ट्राइबल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकें, जैसे बैम्बू बास्केट्स, टेक्सटाइल, पेंटिंग में भी जैसे वर्ली, गोंडा, मड आर्ट, इन सभी को हम प्रमोट करेंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल के लिए हमारा स्पेशल फोकस रहेगा, जैसे सूत्र कला दर्पण। हम एक पूरा एक सेगमेंट बनाएंगे जहां पर टेक्सटाइल कनेक्शन को हम दिखाएंगे ट्राइबल पॉपुलेशन के। इसके अलावा यहाँ पर एआई का भी इस्तेमाल रहेगा, जिसको हम नाम देंगे नवचार। अब देखिए इसमें किस तरह की चीजें हो सकती है, जैसे एआई के इस्तेमाल से जो ट्राइबल सोसाइटी के अनसंग हीरोज है, फ्रीडम फाइटर्स है, हम उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो मतलब आप ये समझ के चले कि नवचर में हम इस तरह की चीजों को भी थीम बनाकर उसे प्रमोट कर सकते हैं। वैसे एक थीम आपकी अनसंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी रहेगी। अब हो सकता है इसमें एआई का इस्तेमाल हो जाए। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल के बारे में। देखिए आपको ये तो पता होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2002 में आया था। इसके बेसिस पे आपकी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी, जो कि भारत में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, मतलब इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड सभी कार्य को संभालता है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन में कुछ कमियां रह गई थी। मतलब आप ये समझ के चले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट जा रहे थे इसके कुछ प्रिंसिपल्स। या जो हम आयुष मिनिस्ट्री, यानी जैसे आयुर्वेद, यूनानी, जैसे आपकी होम्योपैथी, हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं, तो कई बार इन एक्ट के कारण कुछ परेशानी आ जाती थी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई बार ये कंप्लेंट आती थी रिसर्चर्स के द्वारा या सीड सेक्टर्स के द्वारा, या आपके जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज वाले जो आयुर्वेद वगैरह के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा, कि जो 2002 का एक्ट है, इसको कंप्लायंस करते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। तो इसको थोड़ा ईज ऑफ करना चाहिए, ताकि हम आयुष सेक्टर को अच्छे से डेवलप कर सकें। तो यहाँ इसी के रिलेटेड कुछ चेंजेस आए। पहली चीज तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई आपको बेनिफिट शेयरिंग करनी होगी, जो भी यहाँ से आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन बनाई जिसमें आप ट्राइबल हर्ब्स को यूज करें, मतलब ट्राइबल एरिया में मिलने वाली हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां की जो जनजातियां हैं उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अकेले ही उसका बेनिफिट उठाएं और बाकी सब कहीं ना कहीं निगलेक्टेड रह जाएं। अब दूसरा यहाँ पर फंडा हमारा ये है कि हम इंकरेज करना चाहते हैं आयुर्वेद को भी, तो इस वजह से भी हमने कुछ सेगमेंट्स में कुछ एक्टिविटीज को डीक्रिमिनलाइज कर दिया।
पहले क्या होता था कि ज़्यादातर ऑफेंस आपके नॉन वेलेबल रहते थे। अगर आप उनमें कोई भी ऑफेंस को कमिट करते थे तो लोगों को सजा तक हो सकती थी। अब यहाँ पर क्या कर दिया कि भाई उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो इससे ना केवल आयुर्वेद को बेनिफिट मिलेगा बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा प्रमोट होगा। अब इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। पहली चीज, यहां पर फोकस सिर्फ आयुष के ऊपर किया गया है, बाकी चीजों को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी चीज यहां पे, जैसे मान लीजिए कोई लिविंग रिसोर्स है, जैसे कोई हर्ब है या कोई चीज है, इसकी पायरेसी भी हो सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ के पेड़ का सैंपल उठा के यूएसए ले गया और वहां पर जाके उसने उसकी खेती की और उसको डेवलप कर लिया और बाद में उसे पेटेंट करवा लिया, तो ये कहीं ना कहीं बायो पायरेसी की कैटेगरी में आती है। तो ये भी चीजें देखने को मिल सकती है। और कई ऑफेंसेस को जिनको डीक्रिमिनलाइज करके सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टीज लगा दी, वो गलत की है। मतलब कई चीज़ों में हम कंजर्वेशन के अंदर इस लॉ को देखते थे, इसका यूटिलाइजेशन देखते थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को यहाँ पर डिल्यूट कर दिया गया। ये वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान आपका लॉ आया था, लेकिन आज की डेट में इसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिल्यूट कर दिया गया है। अब कईयों को आयुष के बारे में नहीं पता कि आयुष होता क्या है, तो आप याद रखना, आयुर्वेद, योगा, नेचुरलोपैथी, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी इसमें आती हैं। इसके अलावा 2002 के बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए 1992 में आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी हुई थी। अब इसी के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना था हमें भारत के अंदर, जहां पर हम ये सिक्योर करना चाहते थे कि भारत के जो सॉवरेन राइट्स हैं हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। मतलब भारत के जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर भारत का ही आधिपत्य हो, इसको इंश्योर करने के लिए हमने ये एक्ट लेके आए थे, जहां पर हमारे दो मेजर एम है कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके बायोडाइवर्सिटी से रिगार्डिंग, और दूसरा जो भी यहां से बेनिफिट आते हैं उसे फेयर और इक्विटेबल वे में कैसे इनकी बेनिफिट शेयरिंग कर सके, चाहे आप मॉनेटरी बेसिस पे कहें चाहे नॉलेज बेसिस पे कहें। अब इसमें हमने 3 टीयर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जहां पर पहले लेवल पे आती है आपकी नेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अगर मान लो किसी ने रिसर्च कंडक्ट करनी है, किसी ने कोई इंपॉर्टेंट शोध किया है, कोई R&D कंडक्ट किया है, उससे कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, तो उसके रिजल्ट को कोई बाहर के देश में ले जाना चाहता है, कोई मान लो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके या कुछ भी करके, तो वो भी यहाँ पर इनसे परमिशन के बिना नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर आपने रजिस्टर करवाना है तो उस केस में भी इनसे अप्रूवल लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का पता होना चाहिए जो स्टेट लेवल पे काम करेगा। अब जैसे NRIs वगैरह तो छोड़ दीजिए, बाकी जो फॉरेन के जो लोग होते हैं उनको तो नेशनल लेवल पे यहाँ से परमिशन लेनी होती है। कई बार कुछ जैसे भारतीय हैं उनको स्टेट लेवल पे यहाँ से भी परमिशन मिल सकती है। तो आप याद रखना, स्टेट लेवल पे आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और दूसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आपकी लोकल लेवल पे काम करती है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। बायो मीन्स लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, पहली जेनेटिक, दूसरी स्पीशीज की, और तीसरी इकोसिस्टम की। अब जेनेटिक किस तरह से समझाऊं मैं आपको, जैसे आपको टाइगर जो हैं या आप चीता की बात कर लीजिए, अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं, एशिया में भी देखने को मिलते हैं। तो इसकी 2 प्रजातियां हैं एक ही जीन्स के, बट इनके थोड़े जीन्स में वेरिएशन आ गए बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, और इस वजह से ये 2 अलग प्रजातियां आपकी डेवलप होगी अफ्रीका और एशिया में। इसी तरह से स्पीशीज में भी आपको वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे आपको चीता देखने को मिलता है ऐसे ही आपको लायन, टाइगर, उसके अलावा लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती हैं। ये स्पीशीज में वेरिएशन के बारे में बात कर रहा है। अब स्पीशीज में आप केवल इसको ना जोड़िए, इसमें जैसे हॉर्स, डोंकी, मॉन्की, इन सबको भी आप जोड़ सकते हैं। अब इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे आपको कई जगह पर वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, आपको कई जगह पर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सभी तरह की डाइवर्सिटी आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर काउंट होती है। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि यूएसए एज अ 194th मेंबर रिटर्न कर रहा है यूनेस्को के अंदर। देखिए यूनेस्को आपकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जिसका मेन फोकस है कि दुनिया में कैसे पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। अब इसके लिए ये कॉपरेशन सीख करता है एजुकेशन के अंदर, साइंस के अंदर और कल्चर के अंदर सारी गवर्नमेंट से जो भी इसके पार्ट हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ आपकी यूएन का मेंबर है वही इसका मेंबर बन सकता है, फलस्तीन भी इसका मेंबर है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई मेंबर है उसके लिए मैंडेटरी है इसको ज्वाइन करना। यूएसए ने 2019 में इसे छोड़ा था, 18-19 में। और अगर बात की जाए इजराइल, जो कि यूएन का मेंबर है और आज की डेट में भी इसका मेंबर नहीं है। यहाँ आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है, और इसकी 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती हैं। एक है आपकी ग्लोबल साइंस रिपोर्ट, दूसरी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग, एंड तीसरी आपकी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट।
अब यहाँ एक बात याद रखना, इसराइल के साथ पक्षपात करने के कारण ही यूएसए ने 2018-19 में इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था। तो यहाँ पर एक बार फिर से यूएसए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है पेरिस सेरेमनी के दौरान। तो यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यहाँ हम लोकेशन देखेंगे बेलारूस की। बेलारूस जो कि बेल्जियम में लोकेटेड है। देखिए ये बेलारूस आपकी सीनी रिवर जो है इसके ऊपर लोकेटेड है। अब यहाँ बेल्जियम का भी नक्शा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बेल्जियम के नॉर्थ में आता है आपका नीदरलैंड, ईस्ट की तरफ आपका जर्मनी, लग्जमबर्ग आता है यहाँ पर, छोटा सा एरिया ये लग्जमबर्ग का है, और नीचे ये पूरा एरिया आपका फ्रांस का है। यहाँ इसके आसपास एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है, दैट इज नॉर्थ सी। तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। देखिए अफगानिस्तान में अभी सलून्स को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है महिलाओं को वहाँ पे। अब यहाँ हमारे लिए अफगानिस्तान की लोकेशन जाननी ज़रूरी है। आपको अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन चेक करेंगे, मज़ार शरीफ के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। इवन कौन कौन कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है अफगानिस्तान के साथ, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बार इस एरिया को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नॉर्थ की अगर बात की जाए तो 3 कंट्रीज को आप याद रखना, तुर्कमेनिस्तान है ये, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान का बॉर्डर आता है, देन यहाँ पर आपको तजाकिस्तान देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलता है, साउथ में यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है। अगर बात की जाए ईस्ट की, यहाँ आपको 2 कंट्रीज के बारे में याद रखना है, चाइना और इंडिया। तो ये आपको अफगानिस्तान के बारे में जानना था। अब यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट माउंटेन देखने को मिलती है, दैट इज हिंदू कुश, इसको आप याद रखना। इसके अलावा इस आर्टिकल में और कुछ नहीं जानने को था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे निफा वायरस के बारे में। देखिए ये आपकी जो बीमारी है फ्रूट बैट्स के कारण फैलती है। जनरली ये जूनोटिक ऑर्डर की है, मतलब आप सबसे पहले अगर बात करें मलेशिया और सिंगापुर में इसको 99 में डिटेक्ट किया गया था। उस समय ये डोमेस्टिक पिग्स में बीमारी देखने को मिली थी, जिसके बाद ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुई। तो जेनेटिक का मतलब होता है जो एनिमल से ह्यूमन में बीमारी ट्रांसफर हो सके। इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। जनरली इसमें पर्सन को फीवर, हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, कोमा और डेथ जैसे केसेस देखने को मिल सकते हैं आपको। अब यहाँ आपके लिए एक बात जो याद रखनी है, हेनिपा वायरस, ये पर्टिकुलर वो वायरस है जो इस बीमारी को कॉज करता है, और ये आरएनए बेस्ड वायरस है जो कि बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। अभी रिसेंटली एक स्टडी में हमने ये भी पाया था कि फ्रूट बैट्स के अंदर एक एंटीबायोटिक मिलती है, दैट इज IgG, जो कि इसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है इस वायरस के अगेंस्ट। तो भविष्य में हो सकता है कि इसके लिए कोई बीमारी के लिए दवाई मिल सके। अभी हाल फिलहाल में 9 स्टेट्स और 1 यूटी में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, दैट इज तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा एंड चंडीगढ़। तो यहाँ पर इस बीमारी के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में आपको 2 चीज़ें समझनी है, एक फुल रिजर्व बैंकिंग और दूसरा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब देखिए फुल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है। ये एक इस तरह का बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पर आपके पास जो भी डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं आप उसको उधार पे नहीं दे सकते। देखो बैंक कहाँ से पैसा कमाता है, बैंक लोगों को लोन देता है, वहाँ से पैसा कमाता है। अब यहाँ ये कहा जाता है कि भाई 2 तरह के आपके पास पैसा आता है, एक आता है डिमांड डिपॉजिट, एक आता है आपके पास टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट को आप पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते बैंकिंग सेक्टर के अंदर, मतलब वहाँ पर आप फिक्स 100% उसको अपने पास मेंटेन करके रखेंगे। वेयर एज दूसरे सेगमेंट में जो कि आपका टाइम डिपॉजिट है, आप उस पैसे को लेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको लेंडिंग अलाउड है। यहाँ पर बैंक आपका मेयर एक कस्टोडियन के तौर पे काम कर रहा है, आप ये मान के चलें। वेयर एज फ्रैक्शनल बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर बैंक जितना पैसा उसके पास वॉलेट में उससे ज़्यादा लेंड कर पाता है। क्यों? क्योंकि पैसा फिजिकली ट्रेवल नहीं कर रहा है। मतलब आप ये समझ के चले कि जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदने के लिए लोन लिया है। अब कार खरीदने के लिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने जैसे ही लोन लिया ये कार कंपनी के पास पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब कंपनी के भी तो बैंक अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहेगा, तो यहाँ पर फिजिकली आपका पैसा ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो लेंडिंग है वो ज़्यादा हो पाती है। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना था। अब अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। चैनल का नाम है यूपीएससी मंच। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।